तो चलिए दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे ऑन स्टेज टुडे आवर स्पीकर गेस्ट मिस्टर अल्पेश गजर जी ऑन स्टेज। दर दर भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब। दर दर भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब। जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थिति उसी वक्त बदल गई। तो आज का हमारा उद्देश्य है मनस्थिति को बदलना, समझे? क्योंकि जीत होती है तो मन से होती है, हार होती है तो मन से होती है। एक ही प्लान, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी में एक आदमी करोड़ों कमाता है और एक आदमी छोड़ के चला जाता है। प्रॉब्लम कहां है? मन में है। शरीर, समझ, आंखें, हाथ, पैर सबके पास सेम है। तो अगेन थैंक यू सो मच ओडिशा। मुझे बहुत प्यारे लोग लगे। जिस तरीके से आपका कल्चर है, जिस तरीके से कल एक बच्चा आया था छोटा सा, जो वे में वो पाँव छू रहा था, मैंने अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि कोई अपना सर सीधा पैरों में लगाता है और वो बिल्कुल ऐसे करके पैर छूता है। मैंने अपनी लाइफ में, मैंने भगवान को करते हुए देखा था, तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद आचार्य, जिन्होंने मुझे आपके सामने खड़े रहने का मौका दिया। और कल उनके साथ खाते खाते जो बातें हुई, इनसे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। और तारीफ करना उनकी एक जबरदस्त आदत है। ये 2 दिन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति का उनको बुरा बोलते हुए नहीं देखा। और जितने भी लीडर्स आते थे बोले इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या अच्छाई है, तो सबकी अच्छाई बता रहे थे। और उनका जो अच्छाई करने का द वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, मुझे लगता है उस आदमी को इतना अच्छाई से किसी ने कभी लाइफ में प्रेजेंट नहीं किया होगा। अगर वो मेरी भी बात कर रहे तो इसी ही वे में बात कर रहे थे। तो एनीवे थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद आचार्य, मुझे मौका देने के लिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे जीवन में और पैसे बनाऊँ। मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ कि इस पूरे हॉल में कुछ चंद लोगों को सही दिशा दे पाऊँ, कुछ चंद लोगों को ये एहसास दिला पाऊँ कि वो अपनी जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मोदी केयर इंडिया को मैं पिछले 11 साल से जी रहा हूँ। और 11 साल अगर आप समझो कि आपके पास डॉक्टर की डिग्री होती है, अगर आप MBBS डॉक्टर साहब हो तो 5.5 साल MBBS में लगते हैं, 2 साल सर्जन में लगते हैं, 2 साल प्रैक्टिस होती है, लगभग 9.5 साल हो जाते हैं, तब एक पक्का डॉक्टर माना जाता है जो अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकता है। तो हमें बस उतना ही टाइम हुआ है। तो मैं सीखते सीखते इस बिजनेस के थ्रू 14 से 15 करोड़ रुपया अर्न कर चुका हूं, 14 to 15 करोड़ रुपीस। मुझे ये भी पता है कि हम आम जनता है, और जब आम जनता का माहौल आम होता है और वहां जब करोड़ों की बात आती है तो हमें पहले ही बार से लगने लगता है कि ये मेरे टाइप का नहीं है। आप कुछ हजारों की बात करो तो अच्छा है, 25-50 हज़ार की बात करो तो अच्छा है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, इंसान की एमआरपी समझते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मर्द होना औरत होना नहीं है, पढ़ा अनपढ़ नहीं है, एजुकेशन अनएजुकेटेड नहीं है, अमीर होना गरीब होना ये उसके एमआरपी नहीं है, हिंदू होना मुस्लिम होना ये उसकी एमआरपी नहीं है, देहाती होना किसी गांव से होना
और बड़े शहर से होना, ये उसकी एमआरपी नहीं है। उसकी एक ही एमआरपी से है कि वो सोचता कितना बड़ा है। आपकी सोच आपकी एमआरपी है। कल समवन आस्क्ड मी कि अब कोविड के बाद वो माहौल नहीं रहा और वो मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने उनका टाइटल पूछा। उनका टाइटल था ब्लैक डायमंड। मैंने उनको पहला सवाल पूछा कि पिछले 3 महीनों में आपने कब एक बार भी सोचा कि जीआरडीटी करना है? बोला नहीं, 3 महीने में एक बार भी नहीं सोचा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो क्या कभी ऐसा हुआ कि चलते चलते आपका हाथ ऐसे ऊपर चला गया, आपको बिना पूछे? हुआ कभी? देखो, ये हजारों की भीड़ में एक का भी नहीं हुआ। यानी इस बात से हमें समझ में आता है कि हमारी मर्जी के बिना अगर एक हाथ ऊपर नहीं होता तो बड़ी जिंदगी, बड़े सपने, जीआरडीटी, 10 लाख का चेक पहले यहां आएगा और फिर एक्शन में आएगा। अगर आप सोचते हो यहां सॉफ्टवेयर में नहीं आया तो हार्डवेयर एक्टिवेट ही नहीं होगा, हार्डवेयर वर्क ही नहीं करेगा। हार्डवेयर तब वर्क करेगा जब सॉफ्टवेयर में होगा। और इसीलिए ये बहुत मैटर करता है हमारे जीवन में कि हम क्या सोचते हैं। तो एनीवे, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं 11 साल की जर्नी के बारे में तो जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन सफलता के पीछे जो कमिटमेंट होते हैं, जो सेक्रीफाइस होता है, जो डिसीजन होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हर परिस्थिति को सही तरह से देखने का नजरिया होता है। रोना नहीं, धोना नहीं, कंप्लेन नहीं, ब्लेमिंग नहीं। और जब कोई बंदा जीत जाता है और मैं कुछ भी बोलूंगा तो सबसे पहले तो यही लगेगा आपकी जगह से बोलना आसान है, लेकिन ये जगह हमें गिफ्ट में नहीं मिली। अगर इस स्टेज पे आने के लिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप मुझे चढ़ने पड़े हैं तो आपको भी चढ़ने पड़ेंगे। और अगर मैं इस रास्ते के बारे में कुछ बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ के आया था, मैं वहीं से आया हूं जहां से आप आ रहे हो। तो आपको ये चीज बिलीव करनी पड़ेगी कि ये कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ उत्साहित नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मेरा बचपन की अगर हम बात करें तो एक गरीब घर में मैं पैदा हुआ था। मेरे पापा ने लगभग 50 साल एक 4 दीवार मिट्टी की जो होती है उसका किराया भरा है। खैर, उस वक्त सारे मकान मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन फिर हम जो किराया देते थे वो माता जी का मठ था, उसी किराए से वो लोग इन्वेस्ट करके फिर पक्की दीवार बनाते गए, तो हमारी चारों दीवार पक्की भी हो गई पापा के दिए हुए किराए से, क्योंकि वो लोग अपने लिए खर्च नहीं करते थे। जो एक गढ़वी परिवार है, गढ़वी परिवार उसको हैंडल करता है, उस माता जी को, मठ को। तो जब मिट्टी का मकान था, टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध दीवार गिर जाती थी। यहां से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। घर में गेस्ट आते थे, चाय दूध के पैसे नहीं होते थे, चाय दूध तो नहीं होता था, उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे। मम्मा इशारा करती थी और 2 मौसी फिक्स थी, उन मौसियों के घर जाना, उधार मांगना और चाय दूध खरीद के लाना, तब गेस्ट के लिए चाय बनती थी। 20 साल तक ठीक से पैरों में जूते नहीं पहने हमने। स्कूल, हमारी पापा बड़े एम्बिशियस थे और उन्होंने हमें एडमिट करवाया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आप सोचिए, अभी जस्ट मैं इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहा हूं। 12 साल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि उस जमाने में स्कूलों के अंदर कंपलसरी नहीं था कि इंग्लिश में बोले आप। टीचर खुद गुजराती में बात किया करते थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में। और वहां से जब इंग्लिश समझ में नहीं आती, गांव में कोई नहीं बोलता, घर में कोई नहीं बोलता, तो मैं फेल पे फेल होता रहा। मुझे बड़ा रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि एकेडमिकली मैं फेल्ड हूँ। मेरे 12th में 4 ट्रायल थे और मैं पास हुआ था। तो आई एम अंडर ग्रेजुएट। मैंने ITI किया। ITI हमारी लोकल लैंग्वेज में था, गुजराती में। मैं गुजरात में 2nd आया था। जैसे तैसे हम बड़े हो गए, मतलब ऐसे हालात थे कि कई बार रोटी के साथ सब्जी नहीं बनती थी। और जैसे आप जानते हो कि गांव में छाछ फ्री में मिलती है, बटर मिल्क, तो रोटी को हम छाछ में डुबो के खा लिया करते थे, शुगर लपेट के खा लिया करते थे रोटी के ऊपर, क्योंकि सब्जी के ऑयल के पैसे ही नहीं होते थे। 20 साल में जब मैं 12th में था, 12th तक मुझे कभी भी याद नहीं है, कभी भी मेरी लाइफ में, बाहर छोटी छोटी स्कूल के बाहर लॉरियाँ होती है जहाँ बिस्किट मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं छोटे छोटे, है ना, ककुम्बर मिलते हैं आइस के ऊपर रखे हुए काटे हुए, हम सिर्फ देखते थे। पानी पूरी मिलती है, गोलगप्पे मिलते हैं,
हम सिर्फ देखते थे, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं होते थे। वो 18 साल में कभी भी घर से 1 रुपया खर्च करने के लिए नहीं मिला। मतलब आप समझ सकते हो कि भिखारी की हालत इससे ज़्यादा अच्छी होती है। कम से कम वो भीख मांग के भी वो चीज़ खा लेता है जो उसकी इच्छा होती है। तो ये लाइफ से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं कितना भी बता लूँ आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमेशा मेरा मैसेज ये रहेगा हर बात के पीछे कि आपकी आज की परिस्थिति क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज आप कहाँ हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ जाना है और इसके लिए आप कितने कमिटेड हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आज कमिटेड हो तो मुझे नहीं पता आपको बोलना आता है कि नहीं आता है, आज आपके कपड़े क्या है, आज आपकी भाषा क्या है, आप देहाती हो सकते हो, आज शायद आपको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आज आपने यहां से ठान लिया तो आने वाले 5 साल के बाद ये जो फंक्शन मेरा हो रहा है वही फंक्शन आपका होगा। जहां पे आप आज हो वो हमारा कल हुआ करता था, और जहां मैं आज हूं वो आपका कल हो सकता है। तो मैंने वहीं से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। मैं पढ़ाई में असफल रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ITI किया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिली सर्विस इंजीनियर की, जो STD PCO मशीन रिपेयर करते हैं। मैंने 1 साल नौकरी की, उसमें 3 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, क्योंकि आज भी मैं ऐसी टीम को नहीं ढूंढता जो टीम काम करती है, मैं ऐसी टीम को ढूंढता हूं, ऐसी लीडरशिप को ढूंढता हूं जो जिम्मेदारी लेते हैं। काम करने वाले लोग अमीर नहीं बनते, जिम्मेदारी लेने वाले लोग अमीर बनते हैं। और जिम्मेदारी लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। जो जिम्मेदारी उठाएगा वो निखर जाएगा, और जो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा वो बिखर जाएगा। आपको सोचना है आपकी लाइफ में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैंने उस जॉब में, जैसे मैं उस कंपनी का ओनर हूं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। मैं सुबह 6-7 बजे से काम पे लगता था, रात को 12-1 बजे अपने घर पे वापस जाता था। मेरी मम्मा मुझे बोलती थी, क्योंकि गांव में आने के लिए बस भी नहीं होती थी, ट्रकों को हाथ करके पहुंचना पड़ता था। आखिरी जो हमारा ट्रांजैक्शन था व्हीकल का वो खत्म हो जाता था। तो जैसे तैसे मैं घर पे पहुंचता था, स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कीचड़ में होके घर पे जाता था, पानी सब बाहर, ना गटर लाइन होती थी ना स्ट्रीट लाइट होती थी। और ऐसे हालात में मम्मा को मेरे कपड़े अच्छे से धोने पड़ते थे, और वो मुझे बोलती थी कि बेटा तेरा सेठ तुझे बंगलो बना के नहीं देगा। मुझे नहीं पता था कि ये आदत मुझे ज़िंदगी में हमेशा ऊपर उठा के रखेगी, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग नौकरी करते थे। वो एग्जैक्ट 10:30 बजे आते थे और एग्जैक्ट 6 बजे निकल जाते थे। और मैं उस दिन का जितना भी काम था पेंडिंग, PCO मशीन अगर किसी की बिगड़ी हुई है, एम्पथाइज था मैं उनके बारे में सोचता था कि अगर किसी का PCO मशीन खराब है, उसका धंधा बंद होगा, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसको रिपेयर करना चाहिए, चाहे भले रात को 11-12 बज जाए। और जब गरीबी होती है तो आपके दोस्त भी तो नहीं होते। उसका भी फायदा था कि मेरी लाइफ में इनिशियल स्टेज पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके जीवन में आपके साथ में कैसे लोग हैं उससे आपका भविष्य बनता है। अगर ऐश करने वाले लोग हैं, आप ऐश ही करोगे और बाद में पेन आएगा। और अगर मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आपके आसपास में ग्रोथ करने वाले लोग हैं, तो यकीन मानिए अभी आपको पेन आएगा, उसके बाद आपका गेन ही आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका सर्कल क्या है। मेरा कोई सर्कल नहीं था, तो मैं बस मेहनत करता था। मेहनत करते करते मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं से 75,000 रुपये लेके। उस बिजनेस को मैंने 7-8 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचाया एनुअल। मैंने 3-4 ऑफिस खरीदे, मैंने घर खरीदा, मैंने कार खरीदी, और 25-27 साल की उम्र में मुझे लगने लगा कि मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मेरे वहाँ 20-25 आदमी काम करते थे, मैं चेक के ऊपर साइन करने के अलावा कोई काम नहीं करता था। मैंने 14 साल ट्रेडिशनल बिजनेस रन किया, 14 इयर्स। और 14 इयर्स में से 5 साल ऐसा था कि रोज का 300 किलोमीटर में बजाज सुपर स्कूटर या CD 100 बाइक चलाता था। रोज का 300 किलोमीटर बहुत होता है बाइक पे, एवरीडे 200 से 300 किलोमीटर। और रात को मैं घर पे आता था। जब बिजनेस खड़ा हो गया तो AC चैम्बर, AC ऑफिस, AC घर, AC कार, फ्लाइट में आना जाना सब स्टार्ट हो गया।
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुण गरीबी में डेवलप होते हैं वो अमीरी में कभी नहीं होते, और जो अमीरी में डेवलप होते हैं वो गरीबी में कभी नहीं होते। तो वो लोग लकी होते हैं जिनके जीवन में ये चीज़ आती है। वो लोग लकी होते हैं जिनके जीवन में ये चीज़ आती है, वरना मेरे बेटे के अंदर वो गुण नहीं पाए जाएंगे जो मेरे अंदर है, बिकॉज उसने कभी तकलीफें देखी नहीं है लाइफ में। सीधी सी बात है। आज भी उसको दिल्ली में रखा है, उसको यूपीएससी करना है, तो मैंने इसलिए नहीं रखा है कि मेरे बेटे को मुझे कलेक्टर बनाना है, मैंने इसलिए रखा है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे। उसकी माँ ने उसको इतना हाथ में रखा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं जब जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी तो ये घुटने न टेक दे। तो आप कितने एजुकेटेड है उससे ज़्यादा आप चैलेंजेस में क्या बिहेव करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको चैलेंजेस को फेस करने लायक बना रहा हूँ। कल वाइफ बात कर रही थी, उसे कॉफ़ी, उसके बेड के ऊपर गर्म कॉफ़ी जो है हाथ से गिर गई। अरे बेचारा अब क्या करेगा, वो कैसे सफाई करेगा। पीजी लिया हुआ है, पीजी में उसने अपना रूम लिया हुआ है खुद का, वो अकेला ही रहता है। तो मैंने उसको बोला तो फ़ोन अभी काट दे, उसको जो करना है वो करेगा। 10 मिनट में उसका कॉल आया, वीडियो कॉल, कि मम्मा देख मैंने सब साफ कर दिया। आप सोचो अगर ये टास्क नहीं देते हम बच्चों को तो बच्चे को ये लगता है ये कितना बड़ा काम है कॉफ़ी को साफ करना बेड से, लेकिन ये देना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी में अमीर होना और चैलेंजेस आना दोनों में फ़र्क है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने 1000 करोड़ कमा लिए, अब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम तो हर बार आएगी। उस प्रॉब्लम को अगर आप पजल समझते हो, आप चैलेंज समझते हो, तो आप जीत जाओगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम समझते हो, ये समस्या है। समस्या को समस्या समझना यही समस्या है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैंने कई बार देखा है कि जब कंपनी के अंदर कोई भी करेक्शन आता है, चेंजेस आते हैं, तो कुछ लोग उसको पचा नहीं पाते, और ये प्रॉब्लम है। कंपनी, मैंने और आपने भाई साहब 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपए नहीं लगाए, थैंक्स टू मिस्टर समीर मोदी जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं हम सब के लिए। और जो आदमी अपना 500-1000 करोड़ लगा के बैठा है, उसको बिजनेस की ज्यादा फिक्र होगी, या जो आदमी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रहा है उसको ज्यादा फिक्र होगी। मतलब आप सोचो, एक आदमी जो 5-10 लाख रुपए का सेल देता है उसको लगता है कि कंपनी गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी सोच जहां से खत्म होती है ना, मिस्टर समीर मोदी की सोच वहां से शुरू होती है, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आते कभी। लेकिन मैं हर चीज में सरेंडर होता हूं, मैं समझ जाता हूं कि हमारे अच्छे के लिए हुआ है, और मैं उसके पॉजिटिव पहलू ढूंढने में लग जाता हूं। आप जो ढूंढते हो वही मिलता है। अगर आपका इस हॉल में एक चांदी का सिक्का गुम हो गया, आप पूरे हॉल में घूमोगे, आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? क्योंकि यही को अब मैं आपसे पूछूंगा कि चांदी के सिक्के के अलावा बताइए सीड्स कितने थे, कहाँ कहाँ फूल बिखरे हुए थे, कहाँ प्लास्टिक की बोतल थी, कहाँ पानी की बोतल थी, आप बता पाओगे? आपका ध्यान था कहाँ था? चांदी के सिक्के में। जिस टाइम हम जिस चीज को फोकस करते हैं ना, बाकी की चीजें देखना बंद हो जाती है। प्रॉब्लम यह है, कुछ लोग प्रॉब्लम को फोकस करते हैं और हजारों अपॉर्चुनिटियां उसके जीवन से छूट जाती है। तो मैं ना तो प्रॉब्लम का पार्ट बनता हूं, ना प्रॉब्लम को फोकस करता हूं। उसके बाद में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा चला। एक और प्रॉब्लम आई जीवन में। मेरा जो 7-8 करोड़ का टर्नओवर था, वो एक ही साल में 40 से 70 लाख रुपया हो गया। यानी मेरा बिजनेस एक ही साल में घाटे में जाने लगा। मैं 20-25 आदमी की सैलरी भी नहीं कर पाऊंगा, इतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ। रीजन क्या था? मेरा बिजनेस था एसटीडी पीसीओ मशीन बेचना और कॉइन फोन बेचना, और मोबाइल इतने सस्ते आ गए। ये फाइनेंशियल ईयर 7-8 की बात कर रहा हूँ। मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि लोगों ने एसटीडी पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। आज की जो नई जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं होगा कि कॉइन बॉक्स क्या होता है और एसटीडी पीसीओ बूथ क्या होता है। लेकिन उस वक्त मेरा बिजनेस रातों रात खत्म हो गया। इसमें भी एक मैसेज है दोस्त, भगवान करे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी जिंदगी भर रहे आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके भरोसे ही आप जिंदगी निकालो। वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट आदमी है वॉरेन बफेट। उनका कहना है कि पानी की गहराई नापनी हो तो 2 पैर डाल के मत नापो, 1 पैर डाल के नापो। क्यों? अगर दोनों पैर डाल दिए और पानी गहरा निकला
तो आप अंदर चले जाओगे। यानी कि अगर आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम, आय का स्रोत आपके पास एक ही है, कोविड में सबने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कोविड ने बहुत बुराइयाँ की लेकिन बहुत अच्छाइयाँ भी की। जिसको सीखना होता है वो कोविड से भी बहुत कुछ सीखता है कि वहाँ जिनकी अच्छे अच्छे इनकम्स थे, जो 100-100 करोड़ के होटल्स थे, वो माइनस में चल रहे थे, वो बंद थे। उनको टैक्सेस भरना है, उनको लोन्स भरनी है, उनको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है और रेवेन्यू जीरो, इनकम जीरो। तो सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तब नहीं समझ पाया था और फिर मैंने जब बिजनेस कॉलेप्स हुआ तो मैंने कुछ और करने के बारे में सोचा। वहाँ से मुझे एक बात सीखने को मिली जो आपको कोविड में सीखने को मिली होगी, मैंने उससे पहले सीख ली थी कि काम करना एक आदत है और काम नहीं करना भी एक आदत है। आप देखना, एक इंसान हमारे मोदी केयर के अंदर मेहनत करके डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, प्लेटिनम, डायमंड पहुंच जाता है और फिर वहां 5 साल अटका बैठा रहता है। यानी जो आदमी अपने घर के 6 पिलर बना सकता है वो बाकी के 6 पिलर नहीं बना सकता। इज इट पॉसिबल? वो 6 बनाने का 6 किसने बनाया? तूने ही तो बनाया। और बाकी के 6 तू नहीं बना सकता या 8 नहीं बना सकता। दैट मीन्स यहां अब ढक्कन लग चुका है। वो ढक्कन को ओपन करना इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को लिमिटेशंस में छोड़ देते हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है। तो खैर, मैंने 1-2 नए बिजनेस करने के प्रयास किए, लेकिन कहते हैं ना कि जब बॉस बन के एसी चैम्बर में बैठने की आदत हुई हो तो आप फील्ड में जाके चला नहीं सकते। मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे वो भी बता दूं, सिक्योरिटी कैमरा मैंने 8-9 में स्टार्ट किया था। आज आप समझ सकते हो कि मैं कितना विजनरी था। मुझे पता था कि सिक्योरिटी कैमरा हर जगह लगेंगे, लेकिन वो धंधा नहीं, दुनिया का कोई भी धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि मोदी केयर में जुड़ गया तो मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मोदी केयर भी एक धंधा है, वो चलेगा नहीं, उसको चलाना पड़ेगा। और मोदी केयर में तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बाहर की दुनिया में आप 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करो, 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी धंधा चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। अगर मैं एमडी डॉक्टर हूं तो एमडी डॉक्टर का बिजनेस चलता नहीं है। हॉस्पिटल खोलने के बाद मल्टी स्पेशलिटी का टैग लगाना पड़ता है, पर्चियां बांटनी पड़ती है, साइकिल वाले को भेजना पड़ता है, माइक वाले को भेजना पड़ता है, गांव के डॉक्टरों को कंसल्ट करके उनको कमीशन देना पड़ता है कि यहां लेके आना। मतलब आप सोचो, 9 साल की इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद, सर्जन बनने के बाद भी धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। और उसमें भी आप देखोगे कई सर्जन्स ऐसे होते हैं जिनके वहां इतनी भीड़ होती है पैर रखने की जगह नहीं होती, और कई सर्जन्स ऐसे होते हैं जिनका वहां एक पेशेंट नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि वो डॉक्टर तो बन गए लेकिन चलाने का जो तरीका है उसमें फेल हो गए। तो धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है और उसके तरीकों को सीखना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स में कितने पावरफुल हो, बायोलॉजी में कितने पावरफुल हो, फिजिक्स में कितने पावरफुल हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मोदी केयर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कितने पावरफुल हो, वो आपको जिताएगा। तो आपका बाहरी नॉलेज यहां काम में नहीं आता। तो मैं उस बिजनेस में फेल हो गया बिकॉज मैं खुद फील्ड पे नहीं जा पाया। और कोविड के बाद हम सबकी हालत सेम है। जैसे मेरी बॉस बन के हालत थी, आदमी काम कर रहे थे, सब सेट था। हमारी कोविड के अंदर अगर एक लीडर को भी आप फोन करोगे ना कि बेटा काम क्यों नहीं करता, क्या बोलता है पता है? सर समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं, क्योंकि गालियां भरी हुई है अंदर 2 साल से। लोगों को जो सीखना था वो नहीं सीखे कि कोविड के अंदर अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे मुस्टंडे भी चले गए इस दुनिया से, हमें खेद है उनके लिए। लेकिन हम ये नहीं सीखे अभी तक कि हमारा भी जाना कभी भी हो सकता है। हमने अपने परिवार के लिए क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसेज है और वो मैसेज लोग नहीं लेते। एक आदमी मुझे मिला, बुजुर्ग थे, एंड ऐसे मीटिंग के बाद मुझे बाहर मिलके बोला, सर कोविड के बाद एक बात सीखी। मैंने बोला क्या सीखा? सर कोविड के बाद एक जबरदस्त बात सीखी। मैंने बोला भाई साहब क्या सीखा? तो ऐसे हाथ घुमा के बोलते, कम पैसों में घर कैसे चलता है। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में काम चोरों की कमी नहीं है।
मतलब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना तो आदमी लेट जाता है, हाँ है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। और इनके सपने पूरे, आप बोलो कि क्या चाहिए तेरे जीवन में, लिख तू, तो लिखेगा सीधी मर्सिडीज। अरे भाई पहिया भी ना आवे मर्सिडीज का, लिखने से नहीं आता, पसीना बहाना पड़ता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में टीकना पड़ता है। जब शरीर मन आत्मा जब बिलीव ना करे कि काम करना है, तो अपने आप को धक्का मारना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। सफलता कोई गोल गप्पा नहीं है, किसी ने भी हजम कर लिया। सफलता, सक्सेस तकलीफ की कोख से जन्म लेती है, तकलीफ की कोख से। लेकिन जो इसका टेस्ट चखता है ना, उसकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है, उसकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है। आपको ये फील, कितने लोगों को ये फील हुआ कि एक दिन हमारा भी ऐसा स्वागत होगा? हाथ ऊपर कीजिए। ये है आपकी एमआरपी, क्योंकि आपने कम से कम सोचा कि कल इस जगह पे मैं भी रहूंगा या मैं भी रहूंगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। जब आप सोचते हो तो रास्ते मिलते हैं, सोचना ही बंद है तो अंदर तो बहुत सारे योद्धा बैठे होते हैं, जिसको कैलिबर बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं, है ना, टैलेंट बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसे बहुत योद्धा हमारे बॉडी में होते हैं। वो काम तब करते हैं जब यहाँ से ऑर्डर आए। आप कभी कार सर्विस में रखने गए हो? हाँ, सर्विस सेंटर में आप देखना, एक आदमी जॉब कार्ड लेके आता है। वो जॉब कार्ड में आपसे लिखवाता है क्या प्रॉब्लम है, अच्छा एसी में हवा नहीं आ रही है, ठीक है, ऑयल चेंज करना है, ओके, अच्छा गाड़ी में थोड़ी आवाज़ आ रही है, ओके, आप जो जो बोलते हो, गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है, ओके, उसको बोलते हैं जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड वो कहाँ रखता है? आगे जो डेस्क होती है ना, वहाँ रख देता है और गाड़ी अंदर जाती है। अब अंदर जो है एसी का डिफरेंट कारीगर होता है, बॉडी थ्रोटनिंग का अलग होता है, ऑयल का अलग होता है। ये सब अपना अपना काम पढ़ लेते हैं और काम पे लग जाते हैं, हाँ है ना। वो मिले भी नहीं है आपको, लेकिन एक जॉब कार्ड बन गया, और जॉब कार्ड जब भेजा गया उसके हिसाब से योद्धा काम पे लग गए। हमारे बॉडी को भी वैसा ही डिजाइन किया गया है। आप अगर मार्केट में चल रहे हो तो आप धूप में नहीं चलोगे, आप छांव साइड में चलोगे। ये हमारा दिमाग सेंस कर लेता है कि अब यहां से ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये कंफर्टेबल है। लेकिन सफलता का रास्ता थोड़ा उल्टा है। जो हमारी बॉडी कहती है वैसा नहीं करता। वो हमेशा हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही होता है। सफलता मतलब लोगों को कॉल्स करना, उन लोगों से मिलना जो हमें मिलना नहीं चाहते, उनसे ना सुनना जिससे हमें हाँ की उम्मीद होती है, उनके नखरे सहन करना, उनको हैंडल करना, उनको समझना, उनकी परिस्थिति को समझना। और हमें लगता है यार ये मेरे बस का काम नहीं है, हम छोड़ देते हैं। क्यों? आपकी बॉडी को डिजाइन किया गया है कि थोड़ी सी तकलीफ आए तो वहां से कट लेना, निकल जाना। इसीलिए कंफर्ट जोन में, आरामदायक जिंदगी में बॉन्जाई ट्री पैदा होते हैं। बॉन्जाई ट्री देखा है आपने? छोटे छोटे, मतलब बरगद का पेड़ आप घर में भी उगा सकते हो, लेकिन वो बॉन्जाई छोटा वाला। अगर सही में बरगद पेड़ उगाना हो, सही में बड़ा वाला, तो घर में नहीं उगते, बाहर उगते हैं। जो ठंडी, ताप, धूप, बारिश, तूफान, इन सब का जो सामना करते हैं ना, वो बॉन्जाई बनते हैं, है ना। और हमारी तकलीफ क्या है? हमें धूप नहीं चाहिए, हमें बारिश नहीं चाहिए, हमें धूप कुछ भी नहीं चाहिए, तूफान नहीं चाहिए, हम घर में घुस के बैठ जाएंगे। यही एक्चुअली लाइफ है। अगर आप बॉन्जाई ट्री बने रहना चाहते हो तो जो जिंदगी चल रही है वो सही है, लेकिन अगर आपको कुछ हटके करना है, देखो लाइफ इज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जिंदगी एक टाइम अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी रोज जब आप सुबह उठते हो आपको मिलती है। क्योंकि कई लोग सोने के बाद उठते भी नहीं है, पता है ना आपको। हम कम से कम उठते हैं, और उसके बाद हर एक के जीवन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे के साथ आप क्या खिलवाड़ करते हो, वही आपकी लाइफ डिजाइन करता है। और आप क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों बिजनेस में फेल हुआ, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो ऑफिस से बाहर नहीं जा रहा था। तो दोनों बिजनेस मैंने बंद कर दिए, वेइंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग स्केल और सिक्योरिटी कैमरा। मैं फेल हुआ। फिर किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट में मज़ा आता है, तुरंत पैसे आएंगे। मेरे पास 25-30 लाख रुपए पड़े थे, और ये 25-30 लाख रुपए मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए। पहले ही महीने 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई एम सो हैप्पी। मैंने बोला दुनिया में सबसे अच्छा धंधा यही है, एक भी आदमी को तनख्वाह करनी नहीं है, एसी में बैठना है। 10 to 4 स्टॉक मार्केट होता है,
तो मैंने किया। वो 1 साल के अंदर मेरे पास जो खुद का पैसा था बिजनेस से कमाया हुआ, जो 14 साल की मेरी अर्निंग थी वो चली गई। मेरे पास 3 ऑफिस, 4 ऑफिस और एक मकान था जिसको क्या बोलते हैं मॉर्गेज करके मैंने सीसी ली हुई थी, कैश क्रेडिट, वो 44 लाख रुपए की थी, वो भी चली गई। और अगर आप चेक करोगे फाइनेंशियल ईयर 7, 8, 8, 9 में ऐसे बहुत लोन्स मिलते थे जिसको बोलते थे अनसिक्योर लोन। तो मुझे लोन्स पे लोन मिलते रहे क्योंकि मेरा बैलेंस शीट लास्ट ईयर का बड़ा तगड़ा था, अच्छा था, और अभी ये साल का मेरा रिटर्न फाइल नहीं हुआ था, तो मेरा तगड़ा बैलेंस शीट था, तो मुझे लोन्स मिलते रहे। मेरा टोटल लोन का जो अमाउंट है वो हुआ 1,36,25,000। 14 बैंकों ने चेक बाउंस होना स्टार्ट हुआ, मैंने शेयर मार्केट के अंदर सारे पैसे लुटा दिए। दिन में मुझे अंधेरा दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाइफ मुझे कहाँ लेके जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे कोई कर्जे से बाहर निकाल दे। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करता हूं तो 50-60 लाख रुपए की हो रही थी और कर्जा उससे डबल था, डबल से ज़्यादा, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। मैंने खोए थे 2 करोड़ रुपये, लेकिन कर्जा जो बैंक का था वो 1,36,00,000। मेरे पास लोन अकाउंट नंबर के साथ आज पूरी फाइल है, मैंने सारे बैंकों से एनओसी लिए, उसकी भी फाइल है। और ये कर्जा था 8-9 की बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर, तो तब गोल्ड का रेट था वो 8,000 रुपया चल रहा था, 8 या 9,000 रुपये। तो आप समझ सकते हो 10 टाइम्स ज़्यादा है, आज की डेट में वो 15-20 करोड़ हो गए, उतना कर्जा था। अब इसलिए मैं आपको ये बात सीरियसली और दिल से बता रहा हूं कि आपके लिए ये बिजनेस जिंदगी बनाने वाला हो सकता है। मेरे लिए ये बिजनेस, मेरे लिए मोदी केयर जिंदगी बचाने वाला बिजनेस है, बनाने वाला नहीं। और सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बचाई, मेरा एक बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरे बुजुर्ग माता पिता थे जो अभी नहीं है, उन सबकी जिंदगी बच गई। पता नहीं हमारा क्या होता अगर मैंने एक सही निर्णय नहीं लिया होता, पता नहीं अगर मेरा क्या होता कि कंपनी ने पीवी चेंज किया और प्लान चेंज किया और मैं निकल जाता, पता नहीं क्या होता अगर मेरी अपलाइन ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया और मैं निकल जाता, पता नहीं अगर मेरा क्या होता कि जब मेरे पास एक बार 25 लाख बीवी आते थे और 15 लाख बनाने वाली टीम छोड़ के चली गई और मैं 10 लाख बीवी पे आ गया और फिर भी बाहें चढ़ा के मैं वापस मैदान में उतरा। हर बार परिस्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन परिस्थिति के प्रति जो मेरा नजरिया था वो अच्छा रहा, इसलिए मैं जीत गया। तो मैं आपके जीवन में ऐसी कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी परिस्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अगर आपका नजरिया ठीक है तो किसी भी परिस्थिति के ऊपर आप पैर रख के आगे बढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई, मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला, और डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए और कठिन था बिकॉज मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया ही नहीं था। तो पहले तो मुझे लगा, क्योंकि जब मैं कॉइन फोन और पीसीओ मशीन बेचता था तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे इंडिया में मेरा नंबर 1 था, कभी मेरा नंबर 2 नहीं रहा उसमें। मतलब मैं हर चीज में एग्रेसिव था, मुझे कोई चीज, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी एग्रेसिव था। लेकिन जहां नसीब पे गेम होता है, जुआ होता है, मैं वहां हमेशा हारता हूं। देखो, मैं आज आपको एक सीख देना चाहूंगा जीवन में। उस चीज को सीखने के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए चुकाए। कितने? 2 करोड़ चुकाए। आप सीखना चाहोगे? बिना मेहनत और बिना पसीने जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर कोई बोलता है कि स्मार्ट वर्क करो, तो स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसको सही दिशा में करो, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं मैं एसी में बैठूंगा और लोग जुड़ जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरी टीम में कहता हूं कि जो इंसान, मतलब अगर वो मर्द है और ये बोलता है कि मैं मोदी केयर फुल टाइम करता हूं और शाम को उसका ये कॉलर मैला नहीं होता ना, तो मोदी केयर नहीं कर रहा है, वो मोदी केयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो मेरे पास मौका आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कार थी लेकिन पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। तो कभी उधार लेता था, कभी गोल्ड की एक आध चीज़ बेच देता था, क्योंकि सर्वाइवल ज़रूरी है, घर में खाना भी चाहिए, बिजली का बिल भी है।
बच्चा मेरा छोटा है तो उसको भी पैसे चाहिए, उसको पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। उसकी स्कूल का एडमिशन था तो मुझे गोल्ड का कड़ा बेचना पड़ा था। मैं दुबई से लाया था, मेरा बहुत प्रिय था वो ब्रेसलेट जो था। तो गोल्ड का कड़ा बेचा तो मेरे 3-4 अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे एडवाइस दी कि अल्पेश, जब तेरी परिस्थिति इतनी खराब है तो तू तेरे बच्चे को ऐसे स्कूल में क्यों रख रहा है। मैं आपको बताता हूं, जो इंसान मेहनती होता है ना, अपने आप को मौके के अंदर खपा देता है ना, उस इंसान को किसी चीज का डर नहीं होता। मैंने मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग में कमाते हुए लोगों को देख लिया था। ये कमाता है, ये कमाता है, ये कमाती है, ये कमाती है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो अल्पेश तू कर सकता है। और इसीलिए मुझे डर कर्जे का नहीं था, मुझे फीस का नहीं था, बस मुझे इतना ही था कि मेरी जिंदगी के ये 2 साल कट जाए। ये 2 साल के बाद क्या होने वाला है मुझे पता था, लेकिन ये 2 साल में कैसे निकालूंगा, अंधेरा दिख रहा था मुझे आगे। तो गोल्ड का कड़ा बेचा ना, तो दोस्तों ने एडवाइस दी। मैंने उनको एक जवाब दिया था, जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना भाई साहब, उसकी बातों में झलकता है। और मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरे दिन वापस आ जाएंगे, मेरे बेटे के दिन वापस नहीं आएंगे। और आज देखिए, उसी स्कूल में उसने 12th कंप्लीट किया, अभी वो दिल्ली है, अभी लास्ट ईयर 12th उसका कंप्लीट हुआ, एक ही स्कूल में पढ़ा है वो अप टू एंड। लेकिन जब मुझे वो ब्रेसलेट बेचना पड़ा, आई हैव डिसाइडेड मैं अपनी जिंदगी में अब सोना नहीं पहनूंगा, मैं अपने आप को सोना बनाऊंगा, सोना पहनूंगा नहीं। तो मुझे गोल्ड की कभी जरूरत नहीं लगी। अब मैं काम करता रहा, मुझे बाइक लेके मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जाता था, बाइक में वापस आता था। फिर बाइक में के अंदर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं ट्रेन में जाना स्टार्ट किया। ट्रेन में सुपरफास्ट ट्रेन का तब रेंट हुआ करता था, आज से 10-12 साल पहले रेंट होता था 40 रुपया, और मेमू ट्रेन का किराया होता था 13 रुपया। तो मैं वो 13 वाली ट्रेन में जाता था, लोकल ट्रेन में। वहां उतरने के बाद शटल रिक्शा में बैठता था। पूरे दिन अहमदाबाद में काम करने के बाद रात को गीता मंदिर बस स्टॉप है वहां पे, मैं वहां पे आता था। मुझे याद है 3-3 घंटे के फासले में बस मिलती थी, यानी मैं अगर 12:30 बजे पहुंचा हूं तो बस आएगी 3 बजे, 3:30 बजे। भूख लगती थी, 50, 60, 70 रुपए की थाली हुआ करती थी। 100 रुपए पड़े होते थे जेब में कि ये 100 रुपए से मुझे कल फिर काम करना है, अभी मैं खाना नहीं खा सकता। 10 रुपए के सींग चने खाता था, वो खा के पानी पी लेता था, वो नल में मुंह मार के। अब सोचो प्रॉब्लम क्या है पता है? आपके जीवन की प्रॉब्लम यह है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, तभी इंसान निखरता है, अदरवाइज बिखरता है। मैं सही में बोलता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, आप कितना भाग सकते हो? तो कोई बोलेगा 5 मिनट, कोई बोलेगा 15 मिनट, कोई बोलेगा आधा घंटा, कोई बोलेगा 1 घंटा, राइट? अब मैं आपको भगाता हूं खुले गार्डन में या खुले ग्राउंड में, आप भागते रहे, अब आपकी लिमिट आ गई, तो आप क्या करोगे? बैठ जाओगे। मैं आपको और मोटिवेट करूंगा, और थोड़ा और थोड़ा, तो आप और थोड़ा जाओगे। लेकिन अब बोलोगे अब पॉसिबल नहीं है। मैं और मोटिवेट करूंगा तो और थोड़ा 10 स्टेप और चले जाओगे आप। अब बोले आप सर कसम है भवानी की अब नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, यही बोलोगे। अब ऐसी परिस्थिति में मैं एक डॉबरमैन कुत्ता छोड़ता हूं आपके पीछे। अब फिर जो आप दौड़ते हो ना, वो आपका एक्चुअल पोटेंशियल था जो आपको पता नहीं था। और वो एक्चुअल पोटेंशियल जीवन में तभी बाहर आता है जब कोई डॉबरमैन कुत्ता हमारे पीछे आता है। और डॉबरमैन कुत्ता का मतलब होता है तकलीफ, प्रॉब्लम। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक एक करते गहने बेचता रहा मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स को कभी भी मिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे पहले 6 महीने में 6 बार, 60 बार या 600 बार ये सोच आई होगी मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन से मैंने सफल लोगों को सुनना चालू किया, ऐसे मीटिंग्स में जाना चालू किया, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती थी। और उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग से अपने आप को प्लग इन किया, उसके बाद मेरी जिंदगी में वो 6 महीने के बाद आज जितने भी साल हो गए, मेरे जीवन में एक बार भी नेगेटिविटी नहीं आई कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। डेफिनेटली होगा। तो उस ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता था। एक बार ऐसा था, मेरे बेटे की चौल क्रिया थी, कार्ड छप चुके थे,
हमने उसकी डेट चेंज करवाई, चौल क्रिया की, क्योंकि बॉम्बे सन्मुखानंद हॉल में ट्रेनिंग है। मेरे पापा ने बोला कैसे पॉसिबल है, तू क्यों नहीं आएगा? मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। तेरा बेटा है? मैंने बोला नहीं आऊंगा, मेरा एक ही बेटा है। तो डेट चेंज की गई, लेकिन मैंने ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। आज कई लोगों को ये बोला होगा कि भैया आ जाओ, घर में फंक्शन है, उनको नहीं पता कि आज उन्होंने क्या मिस किया। क्योंकि ये ट्रेनिंग आप वीडियो में तो देख पाओगे, लेकिन जो ऑरा यहाँ पे जनरेट होता है ना, जो वाइब्रेशन यहाँ पे जनरेट होते हैं, वो कैमरा में कभी नहीं होते, ये याद रखना। जो सच्चाई आपको यहां पे फील होती है ना, वो कैमरे में नहीं होती। उसके बाद में एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया कि गोल्ड बेचते बेचते, क्योंकि हमारे पास वो 8-9 हज़ार का गोल्ड भी 15 लाख रुपए का था, मंगलसूत्र आया। मंगलसूत्र हमारे घर का आखिरी गहना था, और मंगलसूत्र किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगता अगर आप उसके लेके बेच रहे हो तो। मेरी वाइफ के आंख में पहली बार आंसू थे जब मंगलसूत्र दे रही थी, और मुझे बड़ा भरोसा था इस बिजनेस पे। और मैंने उसको एक बात बोली, नाम सोनल है, मैंने बोला सोनल, आज ये मंगलसूत्र बेच रहा हूं, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूं कि 5 किलो सोना ला के दूंगा, 5 kg। नहीं, आज अभी आप तालियां बजा रहे हो, लेकिन आप घर पे जाके बोलोगे ना, आपकी वाइफ भरोसा कर ले तो मैं 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। क्योंकि मेरी वाइफ ने भी किया तो नहीं था। अभी 6 महीने पहले हम मॉर्निंग में चाय पी रहे थे, तो आई आस्क हर कि सोनल 5 किलो सोना हो गया? क्योंकि ऑलमोस्ट हम पिछले 6-7 साल से हर महीना 2 लाख का गोल्ड खरीदते। तो मैंने पूछा 5 किलो हो गया? तो उससे चाय पीते पीते बोला कि गिना नहीं है मैंने। तो मैंने उनको पूछा गिन लेना आप। फिर मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन किया कि जब मैं आपका मंगलसूत्र ले रहा था और मैंने बोला था कि 5 किलो गोल्ड दूंगा, क्या तुम्हें भरोसा था? तो उसने चाय की एक चुस्की मारी, बोला नहीं। तब मुझे समझ में आया कि जब हमारे अपने भरोसा नहीं करते तो बाहर वालों को भरोसा देना कितनी बड़ी बात होती है। तो मैंने अपने आप को शाबाशी दी, बड़ा काम कर दिया तूने। हाँ, इतने लोगों को कन्विंस करना, इतने लोगों को टीम में रहना, संभाल के रखना, सिखाना, बॉन्डिंग करना, इट्स टफ। उसके बाद में बहुत चैलेंजेस आए। जब हम काम कर रहे थे तो आपको लगता है कि भैया मैंने 20-50 लोगों को मिला, मेरे से कुछ हुआ नहीं। मैं कभी गिनता ही नहीं था मैं कितने लोगों को मिला। मैं प्लान पे प्लान, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन। मैंने कसम खाई थी कि जब तक 5 प्रेजेंटेशन नहीं होगे मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर 4 प्रेजेंटेशन हुए हैं, रात को 1 बज गए हैं, तो मुझे कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, उनको प्रेजेंटेशन दिखाता था। बात वो नहीं है वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, बात ये है कि मैं जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन करूंगा उतनी मेरी स्किल और उतना मेरा वे ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरा मजबूत होगा कि नहीं होगा? पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब मैं बोलता हूं कि एक दूध वाली बाई को भी मर्सिडीज बेंज आती है, इनको भी पैसा आता है, एक हाउस वाइफ महीने का 50 लाख कमाती है, जब मैं वो बोलता था तो मेरे दिमाग को वो भी तो 5 बार सुनता था। आपको मैं मिला, आपने 1 बार सुना, प्रमोद सर को मिला, प्रमोद सर ने 1 बार सुना, आपने, आकाश जी ने 1 बार सुना, आप सबने 1-1 बार सुना, लेकिन मैं तो 5 बार बोला, मेरे कान ने 5 बार सुना। तो मेरा वे ऑफ जो कॉन्फिडेंस था मेरा, वो इतना हाई पे रहता था, मेरा बिलीफ लेवल इतना हाई पे रहता था, मेरा पैशन इतना हाई पे रहता था। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पूरे हफ्ते में 2 प्रेजेंटेशन करते हैं। अब 2 प्रेजेंटेशन वाले आदमी की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? मरा हुआ जाएगा, मुए की खबर लाएगा, मरा जाएगा, अंदर से वो भी हिला हुआ है, लेकिन वो करना पड़ता है तो कर रहा है। अब इसमें क्या कभी जान होगी? नहीं। मैं जब जाता था ना किसी के घर, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मेरा पैशन ऐसा रहता था कि मैं वहां जाके अगर उनके घर में एक टेबल है तो टेबल पे ऐसे बोलता था, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा। वो पता है वो हिल के क्या बोलते थे? वो हिल जाते थे, बोला सर हमारा आए ना आए, आपका जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिलीफ क्या है, क्योंकि सेल्स वो नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं।
बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो नहीं है कि उसमें कितना पैसा है। सेल्स और अपॉर्चुनिटी वो है कि जिसको मैं कितना बिलीव करता हूं वो आपको बिलीव करवा पाऊंगा। और इसीलिए मेरा प्रेजेंटेशन में करते ही जा रहा था, रिजल्ट आए ना आए, ट्रेनिंग मीटिंग में जा बैठ जाता था, पॉजिटिव हो जाता था। मेरी बड़ी ऑफिस थी, इंटरकॉम लगे हुए थे, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन था। वो ऑफिस मॉर्गेज थी तो बिकी नहीं थी, बैंक के पास पड़ी थी। तो हमारी ऑफिस में फ्री में बैठना अलाउड नहीं था, सबको ऑफिस यूज करने का अलाउड था। जब मेरा 1.5-2 करोड़ का कर्जा था, आप मानोगे नहीं, तब मैं महीने की 10,000 रुपए का चाय का बिल पे करता था। सबको अलाउड था, जिसको जितनी चाय पीने पियो, आओ ऑफिस पे। एक व्यापारी ये बात समझ सकता है कि इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी क्या होती है, जॉब मेंटालिटी ये कभी नहीं समझ सकती। और जॉब मेंटालिटी का मतलब ये नहीं है जो जॉब करते हैं वो जॉब मानते, नो 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 नो। जॉब करने वाले लोग भी बिजनेस मेंटालिटी के होते हैं, और बिजनेस करने वाले लोग भी जॉब मेंटालिटी के होते हैं। तो आप ये मत समझना कि जॉब का मतलब जॉब करने वाले लोग, ना 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 ना। जॉब मेंटालिटी मतलब जिसकी जेब से पैसा छूटता ही नहीं है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होती ही नहीं है, वो हमेशा कागज पेन लेके वही लिखता है, पेट्रोल, टिकट, खर्चा, नाश्ता, वही लिखता रहता है। और एक महीने का चेक आता है तो कंपेयर करता है, गया कितना आया कितना। भाई साहब, ये गेहूं चावल नहीं है कि 3 महीने में उग जाएंगे। ये आम का पौधा है, 5 साल मशक्कत लगेगी, लेकिन 5 साल के बाद कोई मशक्कत नहीं लगेगी। जिंदगी में हर साल आपको आम खाने हैं, आम। तो आप कौन सी खेती में हो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और मुझे ये चीज पता थी, तो मैं पैसे खर्च कर रहा था अपने हिसाब से, उधार लेके, गोल्ड बेच के, कुछ चेक आता था चेक से दे देता था। हमारी ऑफिस में वो बैठना अलाउड नहीं था, तो एक बच्चा बाहर बैठा था फ्री में, तो मेरी कैबिन चैम्बर से दिख रहा था कि वो फ्री बैठा है। तो इंटरकॉम था, मैंने उसका नंबर लगाया, उसका नाम था चेतन। मैंने बोला, चेतन तू फ्री क्यों बैठा है, अंदर आ जा। तो वो अंदर आया मुझे मिलने। मैंने बोला, फ्री क्यों बैठा है? सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया। मैंने बोला, लिस्ट खत्म हो गया तो 5-10 लोग तो जुड़े होंगे ना, उनका लिस्ट बना, उसके ऊपर काम कर। तो बोले, सर एक भी नहीं जुड़ा। मैंने बोला, लिस्ट दिखा तेरा। तो उसका लिस्ट था 85 लोगों का, 85। बोला, 85 लोग में से एक भी नहीं जुड़ा? बोले ना। बोले, सबको बिजनेस दिखा दिया? बोले, सबको नहीं, 5 लोग नहीं आए, क्योंकि उनको लगा मैं मेंबर वाला काम कर रहा हूं, तो वो आए नहीं। 80 लोगों को बिजनेस दिखाया। मैं गुस्सा हो गया, 80 लोगों को बिजनेस दिखाया, एक भी नहीं जुड़ा, किसने दिखाया था? बोला, सर 80 के 80 आपने दिखाए थे, मैंने। तो ये मेरा फेलियर रेशियो है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे से लोग नहीं जुड़ते, तो हमारे से तो आज भी नहीं जुड़ते, आज भी नहीं जुड़ते। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में ये पटाखे जैसा है, जब दिवाली हो, आपने एक छोटी लूम खरीदी पटाखे की, जिसके अंदर 10 पटाखे हैं, अब उसमें से 8 नहीं फूटे, तो आप दुकान वाले के पास वापस जाओगे कि नहीं? ये क्या है भाई, क्या मजाक बना दिया है, ये फूटे ही नहीं, 6 नहीं फूटे, 3-4 ही फूटे, ये ले वापिस रख, पैसे वापिस कर। लेकिन इसकी जगह आपकी लूम 500 की होती और उसमें 300 नहीं फूटे होते, तो पता चलता? नहीं चलता, क्योंकि 200 फूटते ना, आपको लगा फूटा 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 फूटा। इसलिए लिस्ट जितनी बड़ी होगी, रिजेक्शन जितने ज्यादा होंगे। वर्ल्ड के महान लोगों ने बोला है, विप्रो के जो पहले, एचपी के जो पहले मालिक थे, एचपी कंप्यूटर्स आते हैं ना, उनके जो पहले मालिक थे, सबसे पहले, 100 साल पहले की बात है, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको सफलता की स्पीड बढ़ानी है तो आपकी असफलता की स्पीड दुगनी कर दो। और मेरी असफलता की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुझे आज तक याद नहीं है मैं कितनी ना सुनी। तो एक बार तो मैं एकदम डिमोरलाइज हो गया और अपलाइन के पास गया। तो अपलाइन के पैर पे हाथ रखा, जैसे प्रमोद जी है उनके बाजू में बैठ के मैं ऐसे रखता हूँ थाई पे हाथ। मैंने बोला, सर 1.5 करोड़ का कर्जा है। तो उन्होंने 2 बार पूछ लिया फटाफट, कितना कर्जा, कितना कर्जा? मैंने बोला 1.5 करोड़। तो मेरा हाथ उठा के फेंक दिया, चिल्लर है चिल्लर। मैंने बोला, ऐसे मजाक तो मत करो यार, इतना भी मोटिवेट मत करो कि मुझे झोट लगने लगे।
क्योंकि अपलाइन ने बोला कि 1.5 करोड़ चिल्लर है। पहली बात तो मैं आपको आज कसम खा के बता सकता हूं कि मोदी केयर में 1.5 करोड़ चिल्लर है, चिल्लर। मैं तो कसम खा के बता रहा हूं। जितना मेरा कर्जा था ना भाई साहब, उससे ज्यादा मैं 7 साल से साल की इनकम ले रहा हूं। 7 साल से हर साल मेरे कर्जे से ज्यादा इनकम ले रहा हूं, यानी 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा इनकम पिछले 7 साल से ले रहा हूं, हर साल। क्यों? क्योंकि हमने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। हम घर पे नहीं बैठे। एक आदमी, कुछ लोगों को आदत ही होगी, अब मेरी वो टीम टूट गई, अब कोविड आ गया, अब अपलाइन चली गई, अब डाउनलाइन चली गई, अब बीवी चली गई, उसका सब चला ही जाता है। ब्लेमिंग, मतलब कहते हैं ना कि नसीब का इंतजार करने वाले लोगों को उतना ही हासिल होता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए सही दिशा में, सही माइंडसेट के साथ। वो पावर होना चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए। और हाँ, अल्पेश गज्जर के कहने से बिलीफ नहीं रखना है। इस कंपनी में कई लोग हैं जो महीने के 10-20 लाख कमा रहे हैं। इस कंपनी में कई लोग हैं जो महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। इस कंपनी में सैकड़ों लोग हैं जो महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, सैकड़ों। अगर ये सारे ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे आपको 1000 लोग दिखते हैं, 1000, और आप सोचते हो मैं जा पाऊंगा कि नहीं, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। तो प्रॉब्लम किस में है? रास्ते में या हमारे में? हमारे में, क्योंकि वहां तो 1000 लोग गए हैं। हाँ, चढ़ान होगा, पसीना आएगा, पैर टूटेंगे, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो सुकून है ना, वो यहां जमीन पे कभी नहीं मिलेगा। 90% लोग पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मेरे जीवन में मर्सिडीज, BMW, ऑडी आ सकती है। क्यों? एनवायरमेंट। हम जहां से बड़े होते हैं ना भाई साहब, हमने, आप देखो, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ, यही बोला जाता है। अच्छा, छोटा बच्चा मम्मी पापा या दादा दादी से पैसे मांगते, मामा 5 रुपया 10 रुपया दे, तो क्या बोला जाता है उसको? पैसे देते हैं, लेकिन देते देते क्या बोलते हैं? बड़ी होके कमा के देख, पता चलेगा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उसके सब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है? अरे हम जब छोटे थे, हमने जो मूवीज देखी, एक भी मूवी में हीरो अमीर नहीं होता था। हीरो गरीब, विलन अमीर। तो हमें जितने भी पैसे वाले हैं वो सब विलन लगते थे। मतलब अमरीश पुरी की गाड़ी को अगर किसी ने, भिखारी ने हाथ लगा दिया तो अमिताभ बच्चन उसकी गाड़ी तोड़ देता था, क्योंकि तूने भिखारी को क्यों मारा। और हम अमिताभ बच्चन के साथ रहते थे, गरीबों का दाता। हीरो का एक कॉमन डायलॉग होता था कि साहब मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। और साला हमारे अंदर घुस गया कि गरीब और ईमानदार रहना है। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ढक्कन ही तो थे, ये सब ढक्कन थे। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि मैं अमीर और ईमानदार हूं। ये भी तो बन सकते हैं। तो अमीर और ईमानदार बनने के लिए हमें शिक्षण नहीं दिया गया। आप एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा को बचा सकता है। पैसे में वो ताकत है। कोविड के अंदर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड्स उन्हीं को नसीब होते थे जिनके पास पैसे थे। गरीब तो बाहर रोड पे मर रहे थे। और क्या बोलते हैं? हम गरीबों का कोई नहीं है। अरे तो बनना अमीर, बन। गरीबों का कोई नहीं है तो अमीर बन। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे पास। तो फिर वहां से मेरा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। 6 महीने हुए थे। मेरी ये सेकंड कंपनी है। ये मैं आपको कहानी बता रहा हूं, जब मेरे बिल्कुल नया था तब की बता रहा हूं। मोदी केयर में तो मैंने अच्छे खासे रिकॉर्ड ब्रेक किए। मेरा पहला चेक 1,65,000 था, दूसरा चेक 2.5 लाख था, तीसरा चेक 5 लाख था मोदी केयर में, तीसरे महीने का। तो मोदी केयर में तो मैं पूरी फौज लेके आया था और मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। मैं फेसबुक के ऊपर हर साल पोस्ट करता हूं। मैं एवरी ईयर मैं इसलिए पोस्ट करता हूं, हाँ मेरी इनकम 40 लाख नीचे होती है तो भी कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि सर आपका चेक अभी 13 लाख हो गया ना, कम हो गया है ना।
मैंने बोला हाँ बहुत कम हो गया, लेकिन तेरे खानदान में किसी का हो तो मुझे भेज। तो ऐसा कम चेक किसको नहीं चाहिए बताइए। तो कम है, 13, 14, 15 लाख रुपया है, कम है, लेकिन कम भी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में एक बैरियर डिसाइड किया था कि 10 लाख रुपया कमाने के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। आज भी मैं जितनी मीटिंग्स लेता हूं, मेरे फेसबुक पे पोस्ट आती है हर मीटिंग की, महीने में कम से कम मैं 8 से 10 ऐसी मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स लेता हूं एक महीने में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जीआरडीटी इतना ट्रैवल करता होगा। मैं हर सैटरडे संडे गुजरात से बाहर होता हूं। तो मैं ये मेहनत इसलिए नहीं करता कि मेरा ग्रोथ बढ़ाना है। जब आप अमीर बन जाते हो, आपकी लाइफ ठीक हो जाती है, तो आपका दायित्व होता है सृष्टि को वापस करना, और मैं वो कर रहा हूं। और हम जैसे लोग अगर घर पे बैठेंगे ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं, वो इंस्पायर नहीं होंगे। और इसीलिए हमारा काम हो गया है, अब हम भगवान का दूत बने हुए हैं, समीर मोदी के दूत बने हुए हैं। और हम इस कंपनी के थ्रू, जो उनका सपना है कि हर घर में आजादी आनी चाहिए, उस आजादी के लिए घूम रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर पीछे तक एक भी सीट खाली नहीं है, और इस मीटिंग के अंदर मेरा एक भी बंदा नहीं है। फिर भी मैं इतने दिल से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा जितना मैंने अपनी टीम को भी न किया हो। उसका रीजन यह है कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी बिता देता है और अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाता। हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मौका मिला है कि हर सैटरडे संडे हम 4-5 लाइफ को सेट कर देते हैं। तो मुझे बड़ा, मैं कितने पैसे कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कैसे पैसे कमाते कमाते क्या बन चुका हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको मेरी इनकम लगती होगी कि 14-15 करोड़ कमाए, जैगुआर है, मैंने 2-3 मकान खरीद लिए मैंने, वो मेरी अर्निंग नहीं है बाबा। मैं जो बन चुका हूं ना आपके सामने, वो मेरी एक्चुअल एसेट्स है। पैसा मेरे हाथ से कोई भी छीन सकता है, मेरी कमाई हुई टैलेंट मेरे से कोई नहीं छीन सकता। और इस बिजनेस के अंदर जब आप 10,000 रुपये कमाते हो, आप 10 के लायक होते हो। 1 लाख कमाते हो, आप 1 लाख के लायक बनते हो, तब मिलता है। आप 5 लाख कमाते हो, आप 5 के लायक बनते हो, तब मिलता है। आप 10 लाख कमाते हो, 10 लाख के लायक बनते हो, तब मिलता है। ये जो लायकात है, वो लायकात होती है जो MBA या दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। कोई भी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, आपको किसी सब्जेक्ट में पावरफुल बना सकती है, लेकिन जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे जीतना है, बुरी से बुरी परिस्थिति को कैसे अच्छे से हैंडल करना है, वो सिर्फ मोदी कैर सिखा सकता है आपको। वो सिर्फ मोदी कैर सिखा सकता है। और दैट्स व्हाई मेरे लिए बिजनेस जो है परमपिता परमेश्वर है। तो मेरा पहले 6-7 महीने हुए थे, तो मेरे अकाउंटेंट मेरे पास आए और उन्होंने बोला सर आपको बिजनेस छोड़ देना चाहिए। मैंने बोला क्यों? पहली कंपनी की बात है। तो सेड कि सर आपका इनकम हुआ है 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया इनकम हुई है और 2.25-3 लाख का आपने एक्सपेंस किया है। आप ऑलरेडी कर्जे में हो, आप कर्जा बढ़ा रहे हो, 7 महीने चले गए आपके। मैंने बोलता कि जो तुम्हें दिखता है वो मुझे नहीं दिखता, और जो मुझे दिखता है वो तुम्हें नहीं दिखता। आज यहाँ बहुत लोग होंगे जो इस महीना क्या मिलेगा इसलिए काम कर रहे हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम करता था कि मेरी ऐसी टीम बन जाए कि घर पे सो भी जाऊं तो 10 लाख रुपए आने चाहिए। और ड्यूरिंग कोविड मेरे जीवन की मेरी सर्वोच्च इनकम थी। कोविड के अंदर मैंने तो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमाए 2 साल में, जबकि मैं घर में कचरा पोछा ही लगा रहा था, क्योंकि इन हाउस मेड नहीं है हमारे पास, बाहर से आते हैं। लॉकडाउन था, वो आते नहीं थे। मैंने वाइफ के हाथ से 18 साल में खाना नहीं खाया था, कोविड में खाया। वो भी यूट्यूब में देख देख के बनाती थी, रोज नई नई चीज यूट्यूब चालू करके बनाती थी खाना। और मेरा काम था कचरा पोछा बर्तन करना, वो मैं करता था। आप सोचिए आज तक किसी इंसान को देखा जिसको कचरा पोछा बर्तन करने की महीने के 20 लाख तनख्वाह मिलती हो? मुझे मिलती थी। और ये है मोदी केयर की मेहरबानी। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू मिस्टर समीर मोदी जिन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और मोदी केयर मैनेजमेंट जो हमारे साथ हमेशा रहता है। आई एम सो थैंकफुल। तो मेरे अकाउंटेंट ने पूछा कि सर ये बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपकी इनकम 2.25 लाख है, आपका खर्चा 2.25-3 लाख है।
मैंने बोला तू जॉब कर, मुझे अपना काम करने दे। एग्जैक्ट 1 साल के बाद उस कंपनी में भी 19 महीने के बाद, यानी 7 और 12, 19 महीने के बाद मैंने बोला कि अब तेरा टैली अकाउंट खोल, टैली अकाउंट जिसके अंदर वो फीडिंग करता था। तो मेरे सामने, मैंने बोला खोल अब दिखा, तो बोले हैं, क्योंकि मेरी महीने की इनकम तब 5.5 लाख थी और खर्चा 25,000 ही था। मेरा खर्चा जब मेरा चेक नहीं था तब भी 25 था, आज भी 25 ही है। हम 2 बार फ्लाइट में जाएंगे आएंगे तो भी 15,000 में हो जाएगा, एक होटल 5,000 में हो जाती है। तो खर्चा आज ही 25 से 50,000 ही है, बस इनकम बढ़ती जाती है। तो आप इसलिए वर्क कर रहे हो कि आपको पैसा मिले। एक्चुअली एसेट्स के लिए काम करो, और एसेट्स का मतलब यह है जो कमा के आपके अर्निंग से, उससे आप वो चीज बनाते हो जो आपको जिंदगी भर पैसा दे। दैट इज कॉल्ड एसेट्स। मैंने एसेट्स बनाई है। मेरी आईडी जो है, आप मुझसे मांगोगे कि अल्पेश जी मुझे 25-50 करोड़ में ये बेच दो। कितने में? 25-50 करोड़ में बेच दो। तो मां कसम मैं आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि आपके 25-50 करोड़ मुझे एक बार मिलेंगे, या हर साल 2-3 करोड़ जिंदगी भर मिलेंगे। आप बात को समझो, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। तो अब मैंने जो 14-15 करोड़ कमाए, उससे भी ज्यादा मेरी आईडी की जो वैल्यूएशन है वो एसेट्स की वैल्यू ज्यादा बन गई है। तो आप खर्चा क्या करते हो, कितना आया कितना गया ये मत सोचो। 10 लाख के बाद कितना आया कितना गया सोचना ही नहीं पड़ेगा। 10 लाख के बाद आप कितने भी, मतलब मेरे पास 100 से ज्यादा सूट्स है, मेरे पास सूट्स 125 से ज्यादा मेरे पास जूते हैं, और एक की भी कीमत 10-20 हजार से नीचे नहीं है। जूते, शर्ट्स तो उसकी कीमत भी होती है ना, 60,000 70,000 ऐसे शर्ट्स होते हैं ब्रांड के। तो आप सोचो शर्ट 300-400 है मेरे पास। इसमें लुई फिलिप भी है, पीटर इंग्लैंड भी है, सामान्य कंपनियां भी है, लेकिन ब्रुक ब्रदर्स भी है, प्राडा भी है, बालमैन भी है, ऐसे ऐसे शर्ट्स भी है। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो लाइफ मुझे मिली है, मेरे फ्लैट से ऊपर मैंने एक फ्लैट लिया, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं इतनी प्रोडक्ट खरीद रहा था कि मेरी वाइफ ने बोला अब 1 रुपये का प्रोडक्ट मत खरीदना, घर में जगह नहीं है। तो मैंने ऊपर का फ्लैट खरीद लिया और वहां पे सारा माल डाल दिया। तो अभी शर्ट पैंट जूते मेरे ऊपर रहते हैं, और मेरा स्पा है। एवरी डे एक मसाज वाला आता है, और फुट स्पा, शिरोधरा, बॉडी स्पा, ये सब होता है। मैं अपने शरीर को 4 से 5 घंटे देता हूं एवरी डे, अपने शरीर को। आप मुझे देख लीजिए, 5 साल के बाद मैं और छोटा होकर आपके पास आऊंगा, और छोटा। उसका रीजन ये है कि पैसा हो और टाइम ना हो वो लाइफ कोई काम की नहीं है। टाइम हो और पैसा ना हो वो लाइफ भी किसी काम की नहीं है। और टाइम और पैसा दोनों हो मोदी केयर जैसी कंपनी के साथ, और स्वास्थ्य ना हो तो भी वो लाइफ किसी काम की नहीं है। और आपको मोदी केयर तीनों कमाने का मौका देता है। हमारे सप्लीमेंट्स है। आपने प्रोटीन क्रेस्ट खाते हैं? कितने लोग खाते हैं प्रोटीन क्रेस्ट? जो नहीं खाते, आप प्रोटीन क्रेस्ट पीना रोज मॉर्निंग में, शाम को। आप अगर कार चलाते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा स्टीयरिंग उखाड़ दूं, इतनी एनर्जी आती है उसके अंदर। आदमी एनर्जेटिक रहता है। तो पहले मैं कर्जे से एनर्जेटिक था, पहले मैं अपने अलग जुनून में था, अब मैं डबल जुनून में हूं। क्योंकि अब मकसद है लोगों की जिंदगी बनाना, और मकसद है अपने स्वास्थ्य को फिट रखना। तो ये 2 मकसद नशीले हैं बड़े, और वो नशा मेरे ऊपर छाया हुआ है। मैं जब कोई किसी टीम से लेने की बात करता है ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है। चोरी का मतलब चोरी नहीं होता, चोरी का मतलब अपने आप को वीक साबित करना होता है। एक स्ट्रॉन्ग आदमी को किसी की टीम की आवश्यकता नहीं होती, उसकी टीम 100 बार गिर जाए वो वापस खड़ी करता है। दैट इज कॉल्ड लीडर। और लीडरशिप उसे नहीं कहते कि जब परिस्थितियां अनुकूल रहे और वो पैसे बनाता रहे। लीडरशिप उसे कहते हैं जब परिस्थितियां विपरीत हो और फिर भी वो पैसे बनाता रहे। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा चेक आए तब मैं पॉजिटिव रहूं। जब मेरा चेक 2 लाख हो, 2 लाख से गिर के 25,000 हो जाए और तब मैं पॉजिटिव हूं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। इससे फर्क पड़ता है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जो हमारे ऊपर बचपन में जो ढक्कन फिट हुए हैं ना, ढक्कन, अब इससे ऊपर हम उड़ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को जब ये बात आती है ना कि 14-15 करोड़ कमाए, तो उनकी पाइपलाइन ही फट जाती है। वो घड़ी देखने लगता है मीटिंग कब खत्म होगी, क्योंकि ये तो करोड़ों का मामला है, अपने का बस का नहीं है। ये माइंडसेट को तोड़ना होगा।
और ये माइंडसेट जो सालों से आपके दिल दिमाग पे छाया हुआ है, जो आपके ऊपर ढक्कन फिट किए हुए है, मेरे बस की बात नहीं है उसको 2 घंटे में तोड़ दूं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसे तोड़ सकते हो। आप तोड़ सकते हो। आपकी सबसे बड़ी कंपनी, आपके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाला व्यक्ति वो आप खुद हो, और आपने अगर उस ढक्कन को तोड़ा तो करोड़ रुपया बाएं हाथ का खेल है भाई साहब, बाएं हाथ का खेल है। उस ढक्कन को तोड़ो। हमने पहाड़ों पे पूज लिया, हमने पत्थर को पूज लिया है ना, हमने नगीने भी पहनते हैं ना लोग, मंगल का, शनि का, हमने हर चीज पे, पत्थर पे, अंगूठी पे, शुक्र पे, शनि पे, ग्रह के बाहर के ग्रहों को, पीपल के वृक्ष को, तुलसी के पौधे को, गाय माता को, हर एक के ऊपर हमारा बिलीफ है। एक आइटम को छोड़ के मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो बात नहीं है। जिस दिन ये भरोसा आ गया ना भाई साहब, सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे, और वो बिलीव चाहिए। और कोई एक इंसान कर सकता है ना तो आप कर सकते हो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया, हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उसी शेर को हम एक गोली मार के ढेर करते हैं, उसी शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं। इस इंसान का बच्चा होके अगर तू ये बोलता है मेरे से नहीं हो सकता, ये हीन भावना का नतीजा है, ये माँ बाप के ऊपर गाली है, ये इंसानियत जाति के ऊपर गाली है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जन्मसिद्ध अधिकार है, आप जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ये बड़ा आसान खेल है, आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मुझे बताइए ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें तकलीफ नहीं है? बताइए ऐसी कौन सी जिंदगी है जहां तकलीफ नहीं है? एक जगह है जहां कोई तकलीफ नहीं है, जाना चाहते हो? स्मशान, कब्रिस्तान, वहां कोई तकलीफ नहीं है। जो लेटता है ना आराम से लेट जाता है, कोई टेंशन नहीं। जब तक सांसें चल रही है तकलीफ रहेगी, जब तक सांसें चल रही है तकलीफ रहेगी। लेकिन तकलीफ के बावजूद आप कितना ग्रो करते हो, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और तकलीफ के देख के डोंट ब्लेमिंग गेम छोड़ दो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ब्लेम नहीं लगाते, वो परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी का एक हाथ कटता है ना, उसके पास एक रास्ता होता है, या तो कटा हुए हाथ को रोया करे, मेरा हाथ गया फिर मैं बर्बाद हो गया, मेरा हाथ गया फिर मैं बर्बाद हो गया, या फिर 5-10 मिनट बैठे, 5-10 दिन बैठे और एक्सेप्ट करे कि अब ये हाथ कभी वापस नहीं आएगा। अब मेरे पास जो एक हाथ है उसे मुझे जंग लड़नी है। जब आपका नजरिया एक हाथ पे जिंदा होता है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हमारे पास क्या नहीं है, कंपनी के अंदर क्या नहीं है, अपलाइन के अंदर क्या नहीं है, तो फिर आप खत्म हो गए। क्योंकि आप वो नहीं ढूंढ रहे हो जो आपको चाहिए, आप वो ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। और आपका फोकस जब प्रॉब्लम पे रहता है तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है। इसलिए फोकस सही जगह पे रखो। मैं कहता हूं कि आप बहुत पावरफुल लोग हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपको खुद को नहीं पता। मैं भी एक दिन वहीं पे बैठा था और किसी स्पीकर को सुन रहा था, उसको सुनते सुनते मैंने सोचा अगर ये बोल सकता है तो अल्पेश गज्जर तू भी बोल सकता है। और तभी मेरे दिमाग में था, मैंने उसको उतरते ही पहली बार पूछा था कि आप पहले दिन से ऐसा बोलते हो? तो बोले नहीं, पहले तो मुझे खड़ा रहना भी नहीं आता था। तो जीत वो जीत नहीं होती जो आपको हर फलांग में, हर कदम में मिलती है। जीत वो होती है जो 1000 असफलताओं के बाद मिलती है। इसीलिए अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हो, आप फेलियर को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो, आप सफलता के हकदार भी नहीं हो। अगर आप गलत स्पीच नहीं दोगे, आपके पैर नहीं हिलेंगे, तो आप अच्छे स्पीकर बन ही नहीं सकते। अगर आप गलत इंग्लिश नहीं बोलोगे, आप अच्छी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इसलिए हर काम अगर आपको सही और बेस्ट करना है तो अपने आप को प्रिपेयर करें गलत करने के लिए, और लक्ष्य रखें अच्छा करने के लिए, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मंजिल मिलती रहेगी आपको। तो मुझे आशा है कि अगर मैं यहां से वहां से यहां आ सकता हूं, जो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए फीस नहीं हुआ करती थी, पैसे की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, पानी की वाटर बैग नहीं होती थी, खेतों में जो पानी जाता है वो उल्टा होकर हम पानी पीते थे, और बंदर भी हमारे साथ पानी पीते थे। वो जिंदगी से लेकर अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं 2 बार गरीब हुआ हूँ, 2 बार अमीर हुआ हूँ,
और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गुण गरीबी में डेवलप होते हैं वो अमीरी में नहीं होते। तो मेरे पास लेटेस्ट दो है, 2 बार। बहुत कम नसीब वालों को ये चीज़ हासिल होती है कि एक बार गहराई फिर ऊंचाई, फिर गहराई फिर ऊंचाई। इससे हम जो बनते हैं ना वो डिफरेंट होता है। एवरीबडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। आप सभी लोग डायमंड हो, लेकिन आप कोयले ही हो, पैदा होते कोयले ही है। जो अपने आप के ऊपर 9 टाइप्स ऑफ प्रोसेस कराता है, जिसको बोलते हैं कटिंग, पॉलिशिंग, है ना, शाइनिंग। ये जो लोग, जो हीरा घिसता है वो डायमंड बनता है, अदरवाइज तो वो पत्थर ही माना जाता है। और हम सभी लोग, हमारे देश में 80% जनता अपने आप को पत्थर मान रही है, अपने आप को कोयला मान रही है। उनको पता नहीं है कि अगर वो अपने ऊपर तराशने का प्रोसेस करवाएंगे तो वो भी डायमंड बन सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं करते। मैं इंसान प्रजाति को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं अल्पेश गज्जर आप पे भरोसा करता हूं कि आप कर सकते हो। आप पे भरोसा करता हूं कि आप कर सकते हो और उस भरोसे को आपको कायम रखना पड़ेगा। और एक फेलियर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, आपका काम एक ही है, खड़े होके चलते रहना। इंपॉर्टेंट वो नहीं है आप कितनी बार गिरते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि गिरने के बाद कितने जल्दी खड़े होके बाउंस बैक करते हो। और बाउंस बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोविड की वजह से मुझे पता है कि बहुतों को आदत लग गई होगी कि यार धंधा चल रहा है ना, ये भी हमारी एक MRP है। मैं मानता हूं कि 50,000, लाख, 2 लाख में आपका घर चलता होगा। मैं लीडर्स से बात कर रहा हूं। लेकिन कोई आपके घर आया था जिसने आपको सपने दिखाए थे और तब आप जुड़े थे, राइट? और आज आप लाख, 1.5 लाख पे पहुंच गए। आप 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे इसलिए पहुंचे क्योंकि आपने भी लोगों को सपने दिखाए थे। एग्री? अब आज आपका घर चल रहा है लेकिन उनका नहीं चल रहा है भाई। आज मैं इसलिए फील्ड में नहीं हूं कि मेरा चेक और बढ़ा लूं। मैं इसलिए फील्ड में हूं कि जिन लोगों की वजह से मैं अमीर हूं, मैं उनको अमीर बनाने में लगा हूं। और कम से कम ये तो इंसानियत के नाते हमारी ड्यूटी बनती है। हमें कोई हक नहीं है अच्छा इंसान कहलाने का अगर हम अपनी टीम को समृद्ध बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पैसा सपना भाड़ में गया, साइड पे जाने दो। हो सकता है कोई आदमी 50,000 से खुश हो सकता है कोई लाख से खुश हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक माइंडसेट है। आप जिससे खुश रहते हो आप करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े उनका क्या? मुस्लिमों में इसको हराम की कमाई कहते हैं। किसकी? हराम की कमाई, जो आपके हक की नहीं है। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी भाई साहब। जिंदगी में जो लोग मेहनत छोड़ देते हैं ना, उनको बीमारियां जल्दी लगती है, वो बूढ़े जल्दी होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी जल्दी आती है, उनके परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं जाते, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो। और बच्चे देखते हैं पापा कहीं जाते ही नहीं, तो बच्चा भी सोचता है मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। इस देश का ग्रोथ क्या होगा अगर सबने अपने बारे में सोचा होता? इस देश का ग्रोथ क्या, दुनिया का ग्रोथ क्या होगा अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं सोचा होता कि पूरी दुनिया को बल्ब दूं मैं, हेनरी फोर्ड ने नहीं सोचा होता पूरी दुनिया को गाड़ी दूं, तो क्या होता इस देश का? ग्राहम बेल ने नहीं सोचा होगा कि आपको फोन दूं, क्या होता जिंदगी में? आप सोचो ना। हर इंसान अपना सोचता तो आपके पास बैठने के लिए चेयर भी नहीं होती, आप नीचे जमीन पे बैठे होते, ऊपर छपरा भी नहीं होता, आप धूप में बैठे होते, ये माइक भी नहीं होता, मेरा गला फट रहा होता। हर सिस्टम खुद के लिए नहीं की जाती, जिंदगी औरों के लिए भी जी जाती है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, कमबख्त जो औरों के लिए जिए उसको जिंदगी बोलते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बन चुके हो, आपको ये फील होता है, तो आपकी जिम्मेदारी इस सृष्टि के प्रति डबल हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है, उनके लिए काम करो। इंपॉर्टेंट है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार मौका मिला है लाइफ में, और लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मरने के बाद लोग इसलिए याद रखते हैं कि आपने उनकी जिंदगी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया। और एक कंट्रीब्यूशन करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आज घर बैठना एक आदत है, कल काम करना एक आदत हो जाएगी। मैं जब ट्रेनिंग्स लेने आता हूं ना, आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा, मैं मां कसम खा के बोलता हूं, मेरी 10 मिनट की भी प्रिपरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरा रोज का काम है, ये मेरी आदत है। मुझे इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करना पड़ता कि इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद क्या बोलूंगा, कौन से टॉपिक के बात कर रहा हूं, सब नेचुरली आता है। एक ही पीपीटी मेरी 20 बार चला दो, 20 बार ट्रेनिंग अलग होगी मेरी।
क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं, मुझे वो रेफरेंस चाहिए खाली। और इसीलिए ये चीज अगर आप चाहते हो तो वो उन्हीं वही लोग कर पाते हैं जो डेली करते हैं, जो कांस्टेंट है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी में वो पावर होता है जो पानी भी पत्थर के अंदर छेद कर देता है। जो रस्सी भी कुएं के अंदर जो पानी निकालता है ना, वो रस्सी भी पत्थर को चीर देती है। वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से बॉडी बिल्डिंग बनता है। मैं अगर एक हफ्ता जाके आईने के सामने खड़ा रहता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिम में जाने के बाद कांस्टेंट जाना पड़ेगा 1 साल, तब पूरी दुनिया को पता चलेगा, आईने को नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी कहां है? हम 4 दिन मोटिवेट आते। और क्यों भाई साहब? बच्चे आपके, परिवार आपका, जिंदगी आपकी, तो कोई बाहर का आदमी आके आपको क्यों मोटिवेट कर रहा है? आपकी जिंदगी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके हैं। अगर आपने आज कीमत नहीं चुकाई तो पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। आज 60-60 साल के बाद भी लोग रिटायरमेंट में जॉब कर रहे हैं, देखो। और स्पेशली एटीएम के बाहर बुजुर्ग लोग खड़े होते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं निकलता इसलिए करते हैं। नहीं भाई साहब, बच्चे पैसे नहीं देते इसलिए करना पड़ता है। एक्चुअल कहानी ये है। और इसीलिए अगर शरीर साथ दे रहा है आज आपको तो संभल जाओ। और 3 साल 5 साल मोदी केयर को दे दो। आपकी आने वाली 5 पीढ़ी को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और ये उनके लिए जो कमिटेड है। अगर फॉलो किया तो पैसा कमिटमेंट के साथ आएगा। देखो, इस हॉल में सारे लोग करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन जिनको बनना है वो सारे बन सकते हैं। अब बनना है कि नहीं वो तो आपके हाथ में है। हम कितना भी दे दे, अगर आदमी लेने के लिए तैयार नहीं है। कहते ना कि कुछ लोग होते हैं जो 40 का बल्ब होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चिंगारी होते हैं। और चिंगारी को अगर फूंक लगा देना तो पूरे जंगल को आग लगा देती है। वो होते चिंगारी। और कुछ होते हैं 40 के बल्ब, कितना भी फूंक लो वो वहीं खड़ा रहता। मैं ऐसा ही हूं, फूंक लेते रहे, अंदर कितनी ताकत है। ये सब तो मोटिवेट करते, इनका तो काम है, करके चला जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत से भागता है। और जो मेहनत से भागता है ना, तकदीर, समाज और परिवार उससे भागता है। इसलिए जिंदगी में कभी मेहनत से मत भागिए। अगर आप यहां मेहनत नहीं करोगे, कहीं और करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी रे बाबा। ऐसा नहीं है कि यहां से छुटकारा पा लिया तो जिंदगी आसान है। यहां से छुटकारा पा लिया तो 60 साल 70 साल तक जिंदगी कठिन है। लेकिन यहां कर लिया तो 5 साल के बाद जिंगा लाला है। आपको ये लाइफ मिलेगी। हम वो लोग हैं, जब प्रेजेंटेशन करने जाते थे पानी का ग्लास नहीं आता था भाई साहब, क्योंकि पता था कि मेंबर वाला आया है। लेकिन आज देखिए, जिस शहर में हम एंट्री मारते हैं ना, फूल हार माला उससे स्वागत होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी पेन तो पीछे गेन आएगा, लेकिन अभी मजा करेंगे तो पीछे पेन आएगा। तो प्लेजर चाहिए या पेन चाहिए, आज डिसाइड करना। क्योंकि ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ग्राफ ऐसा ही रहता है। अभी प्लेजर तो मजा आएगा, लेकिन पीछे क्या होगा? पेन आएगा। अभी आप दारू पी सकते हो, फिर लीवर आपको जवाब देगा, फिर जेब आपको जवाब देगी, फिर समाज आपको जवाब देगा। अभी दारू पी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाली दे सकते हो, अभी हम हरामखोरी काम चोरी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो प्लेजर जो है वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी पेन लिया, अभी मोदी केयर कर लिया, अभी लोगों की ना सुनी, अभी नीचे की तरफ गए, तो बाद में प्लेजर आएगा। ये आपके हाथ में है। आप प्लेन चाहते हो, प्लेजर चाहते हो, आज से डिसाइड करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं, अब देखिए मैं मंडे से कैसा करता हूं, अब देखिए मैं अगले महीने से 1 तारीख से चालू करता हूं। ये 1 तारीख वाले की कभी 1 तारीख आती ही नहीं है। मैंने एक फॉरेन की एक बियर शॉप थी, वहां बाहर बोर्ड देखा था कि टुमारो, कल बियर फ्री मिलेगी। और वो हमेशा बोर्ड लगा रहता है, कल बियर फ्री मिलेगी। जो कल जाता है उसके लिए कल बियर फ्री मिलेगी। तो हमारी जिंदगी में जब हम अपॉर्चुनिटी को कल बोलते हो, वह हमेशा के लिए कल होता है। आज और अभी से स्टार्ट करना है। जिंदगी में जितने भी महान लोग हैं, महान एक्सपर्ट्स की, वर्ल्ड के बड़े बड़े सीईओज की बात कर रहा हूं, वो डिसीजन लेने में देरी लगाते हैं। 1 दिन, 1 मिनट, 1 साल, 10 साल। लेकिन जिस दिन वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद डिसीजन और एक्शन के बीच में एक फ्रिक्शन का भी गैप नहीं रहता। इसीलिए अगर समझ में आ जाए तो अपना सब कुछ लगा देना पूरे फोकस के साथ। अगर समझ में आ जाए, एक दिन भी वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका मामा किसी का चाचा लगता है। एक न एक दिन उड़ीसा पूरा खत्म हो जाएगा, गारंटी है। मोदी केयर के अंदर हर घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट होंगे।
और अगर आप चाहते हो वो हर घर आपके अंडर में आए, तो आपको आज बाहें चढ़ा के निकलना पड़ेगा। हर घर घर के अंदर घुसना पड़ेगा, हर घर की आईडी लेनी पड़ेगी, उनको बिजनेस की ताकत, प्रोडक्ट की ताकत समझानी पड़ेगी। और अगर वो नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, और नहीं आता है फिर भी करो, क्योंकि सीखते सीखते परफेक्शन आ जाएगा। कोई आदमी मिस्टर परफेक्ट होता ही नहीं है दुनिया में, हम भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है। डे बाय डे आज मैं भी लर्न कर रहा हूं अपनी लाइफ में, और लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होने वाली जर्नी है। और इसीलिए नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि मुझे परफेक्ट डेमो आएगा तब मैं करूंगी, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप करोगे तभी परफेक्ट आएगा। ये तो ये हो गया कि मैं जब तैरना सीख जाऊं तब पानी में जाऊंगा, मुझे पानी से डर लगता है। भाई तू पानी में नहीं जाएगा तो तैरना सीख ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको मोदी केयर के अंदर भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जूम मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने पड़ेंगे, और अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, मोबाइल्स पे रील देखना बंद करना पड़ेगा, गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। आप उस चीज पे फोकस करो जिसका आपके मतलब है, उस पे फोकस मत करो। आज बच्चे गेम्स खेला करते हैं, हमारे देश को अंग्रेजों ने जितना नहीं लुटाना उससे ज्यादा आज हमारा युवा धन लूट रहा है सिर्फ वीडियो गेम खेल के। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सबसे कीमती अगर कोई चीज है हमारे जीवन में तो वो समय है, समय। और समय को हम ऐसे ही फेंक रहे हैं मोबाइल के अंदर। भाई साहब, झुनझुनवाला जो है ना 40,000 करोड़ का मालिक था, 40 घंटे नहीं खरीद पाया, समय से पहले एक्सपायर हो गया। धीरू भाई अंबानी 60-65 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए, देश के रिचेस्ट आदमी थे। इसलिए टाइम की कीमत समझो, टाइम ही जीवन है। एक आदमी 1900 में पैदा होता है, 1950 में मर जाता है, वो जीवन है, और जीवन टाइम है। आप देखो मैंने क्या बोला, 19 से 1950, वो टाइम ही तो था। इस टाइम को हम कहाँ दे रहे हैं? एक फोन आ गया, 1-1 घंटा बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मत करो अपने जीवन में। एक लक्ष्य को बनाओ, लक्ष्य को देखो, सुनो, समझो, उस तक कैसे पहुंचोगे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 फलांग चलना पड़ेगा। मेरे पास कितने दिन है? अगर 8 दिन है तो ये मुझे रोज वेरीफाई करना पड़ेगा। एक दिन चला गया, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 2 दिन चले गए, 2 स्टेप बढ़ा, तो मेरा टारगेट टाइम के साथ मैच करना पड़ेगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको रूटीन बनाना पड़ेगा, उसको आदत बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं वहां पहुंचूंगा। अगर मैं सोचता हूं लिखने से सपने पूरे जाते, तो साहब इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों ने सपने लिखे हुए हैं। लिखने के बाद सोचना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो रोज शाम को बैठ के देखना पड़ता है। कोई नहीं देखता भाई साहब, हफ्ते के हफ्ते चला जाता है, महीने के महीने चले जाते हैं, क्या हो रहा है पता ही नहीं है, लश्कर कहाँ लड़ रहा है पता ही नहीं है। ऐसे जिंदगी नहीं चलती भाई साहब। तो अपने आप पे फोकस कीजिए। मैं अपनी जिंदगी से जो कुछ भी सीखा था कि टाइम को वेस्ट मत करो, अपॉर्चुनिटी एक से ज्यादा रखो, काम करना एक आदत है, काम नहीं करना भी एक आदत है, और परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, घुटने मत टेको, आप जीत सकते हो। किसी भी हाल से आप बाउंस बैक कर सकते हो। ये सब माइंडसेट का सवाल है। एक आदमी सुसाइड करता है, एक आदमी 10 लाख पे सुसाइड करता है, और एक आदमी 10 करोड़ के कर्जे से बाहर आता है। तो अगर पैसा पैरामीटर होता तो 10 करोड़ वाले को ज्यादा मरना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज माइंडसेट। प्रॉब्लम बड़ी या छोटी नहीं होती, आपका नजरिया उसको बड़ी या छोटी बनाता है। आपके लिए 10 लाख रुपए का नुकसान होना बहुत बड़ा नुकसान है, मुकेश अंबानी के लिए कोई नुकसान नहीं। जेब से गिर जाए तो नीचे खड़ा होकर लेगा भी नहीं। अब बात को समझिए। इसलिए अपनी साइज को इतनी बड़ी करो कि दुनिया की हर प्रॉब्लम आपको छोटी दिखनी चाहिए। अपनी साइज को, अपनी सोचने की साइज को बड़ा करो। और पैसे बार बार आ सकते हैं भाई साहब, जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। ये जो टाइम जा रहा है ना, आज मैं चला जाऊंगा, फिर 5 साल के बाद आऊंगा, मुझे नहीं पता कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे। उस 5 साल में कुछ लोगों ने मेहनत की होगी, कुछ लोगों ने अपने डंका बजाया होगा, और यहाँ BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर उनकी खड़ी होगी। और कुछ लोग होंगे जो मेरा तो फिर उसके बाद हुआ नहीं, मेरी टीम टूट गई, फिर उन्होंने खरीदा नहीं, डेपो बंद हो गए, मेरी अपलाइन ने मुझे परेशान कर दिया, दूसरी कंपनी वाले आ गए, मेरी टीम को ले गए, खा गए। अरे तू इतना कितना कमजोर है कि सब खा जाते हैं तुझे? कभी सुना है शेर को कोई खा गया? शेर बनो, शेर नहीं बनो, कोई नहीं खाएगा। और अपनों को उस लायक बनाओ, अपनी टीम को वो नॉलेज दो कि शॉर्टकट में पैसा जरूर आता है लेकिन जिंदगी पर नहीं आता। ये लॉन्ग कट है, पैसा आता है और जिंदगी भर आता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिंदगी भर पैसे चाहिए या तुरंत पैसे चाहिए। तुरंत चाहिए
आप जाइए एक का डबल करने वाली कंपनी में, लेकिन जिंदगी भर चाहिए तो आप मोदी केयर के साथ रहिए। तो आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में आ चुके हो, लेकिन बात यह है वो करना और नहीं करना ये आपके हाथ में है, सिखाना मेरे हाथ में है। जो एग्जीक्यूट करेगा जिंदगी बन जाएगी, नहीं करेगा आपका सवाल है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।